Welcome back to my YouTube channel. So in this video we are going to start another playlist which is related to psychopathology or abnormal psychology. So we are going to cover out all the syllabus of abnormal psychology from this book, which is 9th edition, and the writer is J. Comer. You can also buy it or can download it from easily from Google in PDF form. आज का जो हमारे पास टॉपिक है वो ये है, यहाँ पे जो है ना हम बेसिकली क्या पढ़ेंगे, एबनॉर्मल साइकोलॉजी क्या है आज के लेक्चर में, सिम्टम्स क्या होते हैं एबनॉर्मल बिहेवियर के, कॉज क्या होता है एबनॉर्मल बिहेवियर का, 4Ds क्या है जो कि एबनॉर्मल बिहेवियर को डिफाइन करने में मदद देते हैं, और हमारे पास ट्रीटमेंट क्या है एबनॉर्मल बिहेवियर का। आज की वीडियो हमारे पास इंट्रोडक्टरी वीडियो है। इसके साथ साथ हम आगे जाके DSM को भी पढ़ेंगे, जो कि डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल हेल्थ है, ठीक है, मेंटल डिसऑर्डर्स, ये भी हम आगे जाके DSM पढ़ेंगे। अभी जो है हम इसकी डेफिनेशन पे चलते हैं, ये एबनॉर्मल साइकोलॉजी की डेफिनेशन पे हम चलते हैं। डेफिनेशन को वैसे मैं आपको अभी बता देती हूँ, और डेफिनेशन क्या है कि साइंटिफिक स्टडी है एबनॉर्मल बिहेवियर की, एबनॉर्मल साइकोलॉजी, जिसके अंदर हम डिस्क्राइब करते हैं, प्रिडिक्ट करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं और चेंज करते हैं एबनॉर्मल बिहेवियर को। ठीक है, अभी मैं आपको मार्क भी करवा देती हूँ इस बुक से। ठीक है, हम यहाँ पे आ चुके हैं। एक मिनट बस ये लोड हो जाए। एबनॉर्मल साइकोलॉजी, हम यहाँ पे हिस्ट्री को भी इसी चैप्टर में डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे नेक्स्ट वाली वीडियो में अभी जो मैंने आपको बताई हैं चीज़ें हम वो ही डिस्कस करेंगे। लाइक व्हाट इज़ एबनॉर्मल साइकोलॉजी, जैसे यहाँ पे है डेविएंस और स्ट्रेस क्या होता है, डेविएंस, डिस्ट्रेस, डिसफंक्शन और डेंजर क्या है। अब हम अपनी ऑफिशियली यहाँ पे चलते हैं। ये देखिए, यहाँ एबनॉर्मल साइकोलॉजी की डेफिनेशन लिखी हुई है। अब यहाँ पे ये है कि ये इंफॉर्मेशन है जो कि सिस्टमेटिकली डिस्क्राइब, प्रिडिक्ट और एक्सप्लेन करती है, ठीक है, एबनॉर्मल पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर को। या आप ये भी जो है ना डेफिनेशन वो लिख सकते हैं, जो यहाँ पे लिखी हुई है साइड पे, कि द साइंटिफिक स्टडी ऑफ एबनॉर्मल बिहेवियर अंडरटेकन टू डिस्क्राइब, प्रिडिक्ट, एक्सप्लेन एंड चेंज एबनॉर्मल पैटर्न्स ऑफ फंक्शनिंग। ठीक है, ये गाइस इसकी डेफिनेशन होगी। इसके बाद अगर हम कॉमन सिम्टम्स की बात करें, जो कि इमोशंस जो है हमारे, फिज़िकल चेंज हमारे पास आ जाता है, बिहेवियर, थॉट्स आ जाता है, ये क्या, ये 4 चीज़ें हैं जो कि हमारे पास एबनॉर्मल बिहेवियर की सिम्टम्स के तौर पे हम लिख सकते हैं। अब आप सिम्टम्स की भी सेकंड हेडिंग दे सकते हैं, और उसके अंदर हम सबसे पहले थॉट्स लिखेंगे। हमें कैसे पता चलेगा कि ये बिहेवियर एबनॉर्मल है, जब थॉट्स नेगेटिव होगी। थॉट्स का मतलब क्या होगा, जब कॉग्निटिव डिस्टर्बेंस आएगी, एक इंडिविजुअल है उसको प्रॉब्लम होगी कंसंट्रेट करने में, मेमोरी के अंदर और डिसीजन मेकिंग के अंदर, जब उसको प्रॉब्लम होगी तो ये एबनॉर्मल बिहेवियर या कॉग्निटिव डिस्टर्बेंस की तरफ जाएगा, जो कि एक सिम्टम यहाँ आप ले लें एबनॉर्मल बिहेवियर के लिए। इसके बाद हमारे पास बिहेवियर आ जाता है। अब बिहेवियर जो है ना इंडिविजुअल का, जो कि एबनॉर्मल है, उसका बिहेवियर डेविएंट हो जाएगा, एक ड्रेस्टिक चेंज आएगा। अब डेविएंट और जो डेविएंस है ये हमने आगे जाके 4Ds में डिटेल पढ़ना है। इसलिए मैं बिहेवियर से रिलेटेड आपको बस एक ओवरव्यू दे देती हूँ कि अनयूजुअल बिहेवियर होगा, लाइक एक इंडिविजुअल है वो सोशल इंटरेक्शन से विड्रॉ है, वो दूर हो रहा है सोशल इंटरेक्शन से, बिल्कुल लोनली अपने आप को फील कर रहा है, और जो है वो अपने दोस्तों के साथ भी टाइम स्पेंड नहीं कर पाया, ना ही फैमिली के साथ। ये एक बिहेवियर जो है ना, ये इस टाइप का बिहेवियर डेविएंट बिहेवियर कंसिडर किया जाता है, जो कि नॉर्मल एक पैटर्न से डिफरेंट हो। इसके बाद हमारे पास इमोशन आ जाता है। इमोशन के अंदर हम लिखेंगे कि हमारे पास जो है एक इंडिविजुअल, उसके अंदर परसिस्टेंट सैडनेस, एंजाइटी, एंगर या होपलेसनेस की फीलिंग्स आ रही हैं, तो वो इमोशन जो है वो नेगेटिव कंसिडर किया जाएगा। इसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास फिज़िकल चेंज आ जाता है, लाइक हमारे पास जो इंडिविजुअल डिप्रेशन में होता है,
जो एबनॉर्मल बिहेवियर शो कर रहा था उसके अंदर जो है उसको एपिटाइट मतलब भूख के अंदर भी चेंज आ रहा होता है, स्लीप पैटर्न के अंदर भी चेंज आ रहा होता है, फिटीग भी उसको हो रही होती है और अनएक्सप्लेन पेन भी हो रही होती है। तो ये हमारे पास कॉमन सिम्टम्स आ गई हैं एबनॉर्मल बिहेवियर की। इसके बाद हमारे पास कॉजेज़ आ जाते हैं। सो कॉज हमारे पास यहाँ पे जेनेटिक डिस्पोजिशन हो सकता है यानी बायोलॉजिकल कॉज हो जाता है, फिर ब्रेन केमिस्ट्री आ जाता है, ये भी बायोलॉजिकल कॉज है। ये इमोशनल कॉज हमारे पास आ जाता है, ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस और कल्चरल फैक्टर्स हमारे पास जनरल कॉजेज़ में चले जाते हैं। इसके बाद अब हम जो है वो 4Ds को डिस्कस करने लगे हैं, जो कि ये है 4Ds के अंदर। यहाँ पे उन्होंने लिखा भी हुआ है, यहाँ पे सबसे पहले ये देखिए 4Ds इन्होंने लिखा हुआ आर ऑफन कॉल्ड 4Ds, जिसके अंदर हमारे पास डेवियंस आ जाता है, डिस्ट्रेस आ जाता है, डेंजर आ जाता है। अब मैं आपको ओवरव्यू इन सब ये 4 पॉइंट्स का दे देती हूँ। यहाँ पे हमारे पास आ जाता है डेवियंस। अब डेवियंस के अंदर क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि एक इंडिविजुअल का बिहेवियर डिफर करे सिग्निफिकेंटली फ्रॉम सोसाइटल और कल्चरल नॉर्म्स। एक स्पेसिफिक रूल से अगर एक इंडिविजुअल का बिहेवियर डिफर करे, डिफरेंट जाए, एक अलग पैटर्न पर जाए, तो वो हमारे पास डेवियंस बिहेवियर कंसिडर या डेविएंट बिहेवियर कंसिडर किया जाता है। अगर इन शॉर्ट देखें तो जो हमारे पास एबनॉर्मल बिहेवियर कौन सा होगा, जिसके अंदर थॉट्स और इमोशंस जो हैं, जो सोसाइटी ने रूल्स बनाए हुए हैं उनसे डिफरेंट करेगी, जो कि प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए ज़रूरी है, तो वो जो है वो हमारे पास एबनॉर्मल बिहेवियर में कंसिडर होगा। इसके बाद जो है वो जैसे आप यहाँ से मैं पढ़ लेती हूँ एक बार, फिर आपको और अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। इन शॉर्ट एबनॉर्मल बिहेवियर थॉट्स एंड इमोशंस आर दोज दैट डिफर मार्कली फ्रॉम आर सोसाइटीज़ आइडियाज़ अबाउट प्रॉपर फंक्शनिंग। अब इसके बाद जो है यहाँ पे नॉर्म्स की, जैसे मैंने आपको रूल्स बार बार बता रही हूँ कि वो वाला बिहेवियर जो स्पेसिफिक रूल से डिफर करे वो डेविएंट होगा। सो हमें यहाँ पे नॉर्म्स समझने की ज़रूरत है और कल्चर और कॉन्टेक्सचुअल फैक्टर को समझने की ज़रूरत है। अब हम आहिस्ता आहिस्ता इन तीनों पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। अब नॉर्म्स क्या होते हैं, ये स्टेटेड भी हो सकते हैं या अनस्टेटेड रूल्स भी हो सकते हैं फॉर प्रॉपर कंडक्ट। और अगर कोई इंडिविजुअल इन रूल्स को, जो लीगल नॉर्म्स हैं जो हमारे पास लीगली एलिजिबल हैं, जो है वो लीगली एप्लीकेबल हुए हैं, अगर उनको कोई इंडिविजुअल ब्रेक करेगा तो वो क्रिमिनल कंसिडर होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे चोरी करना या डाका डालना, ये जो है ये एबनॉर्मल बिहेवियर है और ये लीगली भी जो है वो इनकोरेक्ट है, तो जो इंडिविजुअल ये करेगा वो क्रिमिनल कंसिडर किया जाएगा। अब जो है हमारे पास कल्चरल फैक्टर्स आ जाते हैं। अब आप देखें कि एक सोसाइटी के अंदर जो है, अब यहाँ पे हम पॉइंट डिस्कस करते हैं वेरिएशन फ्रॉम सोसाइटी टू सोसाइटी। अब एक डेविएंट बिहेवियर जो है वो सोसाइटी टू सोसाइटी डिफ़र करता है, क्योंकि डिफरेंट टाइप्स ऑफ जजमेंट पैरामीटर्स हैं हर सोसाइटी के अंदर। जैसे अब पाकिस्तान में एक चीज़ लीगल कंसिडर की जा रही है, लेकिन अगर बाहर जाके देखें तो वो इलीगल कंसिडर की जा रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम चाइना में देखें एक चीज़ लीगल कंसिडर की जा रही है, तो अगर हम पाकिस्तान में आकर देखें तो वो चीज़ इलीगल कंसिडर की जाती है। अब यहाँ पे मैं आपको देती हूँ एग्ज़ाम्पल्स। फॉर एग्ज़ाम्पल अब यहाँ पे जो है वो सब्सटेंस अब्यूज़ जो है वो प्रॉपर्ली बुरा समझा जाता है और प्रॉपर्ली एक क्राइम है। सब्सटेंस अब्यूज़ का मतलब ये है कि जो इंडिविजुअल्स ड्रग लेते हैं, जो इंडिविजुअल्स जो है वो वाइन का इंटेक करते हैं, ये पाकिस्तान में या जो हमारे पास मोस्टली ईस्टर्न कल्चर्स हैं वहाँ पे ये बुरा समझा जाता है। लेकिन अगर हम वेस्टर्न कल्चर्स में जाकर देखें तो यहाँ वो बिल्कुल सही कंसिडर की जाते हैं। उनके मॉल्स हैं, उनके बार्स हैं, तो वो हमारे पास यहाँ पे कल्चर टू कल्चर वेरिएशन आ गई, सोसाइटी टू सोसाइटी वेरिएशन आ गई। अब यहाँ पे तो वो सब्सटेंस अब्यूज़ का या फिर जो है अल्कोहल इनटेक या कंजम्पशन का बिहेवियर इलीगल या फिर इनकोरेक्ट समझा जाता है, लेकिन अगर हम बाहर जाके देखें तो वो वहाँ पे जो है वो बिहेवियर नॉर्मल है, एप्लीकेबल है और वो आराम से लोग जो है इनटेक कर सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। सो यहाँ पे हमारे पास आ जाती है सोसाइटल फैक्टर्स या फिर कल्चरल फैक्टर्स, जो कि इम्पॉर्टेंट है डेविएंट बिहेवियर के लिए। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं कॉन्टेक्सचुअल फैक्टर्स। अब कॉन्टेक्सचुअल फैक्टर्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी मैं आपको बता देती हूँ। अब यहाँ पे हमारे पास ये देखिए नॉर्म्स की आपको डेफिनेशन मिल जाएगी, कल्चर की भी मिल जाएगी, वो आपने डेविएंट्स के अंदर ही पुट करनी है। अगर हम यहाँ पे कॉन्टेक्सचुअल फैक्टर की करें तो कॉन्टेक्स्ट जैसे हमारे पास सोसाइटी का या जियोग्राफिकल रीजन भी इंपॉर्टेंट है डेविएंट्स बिहेवियर के या डेविएंट बिहेवियर के लिए, उसी तरह कॉन्टेक्सचुअल फैक्टर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉन्टेक्सचुअल फैक्टर का यहाँ पे क्या मतलब होता है,
कॉन्टेक्सुअल फैक्टर का यहाँ मतलब ये होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको जो हूँ वो बताती हूँ कि जो सेल्फ टॉक है वो एक सर्टेन सर्कमस्टांसिस में नॉर्मल कंसिडर की जाती है और एक सर्टेन सर्कमस्टांसिस में एबनॉर्मल कंसिडर की जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक इंडिविजुअल जो है वो एक क्राउड में बैठा हुआ अपने आप से बात करी जा रहा है, सो ये ऑब्वियस सी बात है एबनॉर्मल कंसिडर की जाएगी कि वो जब एक क्राउड है तो वो अपने आप को कही जा रहा है कि हाँ ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, वैसा नहीं है, या इशारे कर रहा है, तो वो हमारे ख्याल से जो है वो उस सोसाइटी के लिए जिस भी कल्चर में आप देखें तो वो एबनॉर्मल कंसिडर की जाती है। लेकिन अगर हम इसी तरह देखें कि प्राइवेट सेटिंग में अगर हम अकेले बैठ के अपने आप से कोई बात करें, अपने आप को कोई प्लानिंग बता रहे हैं कि अब हमने ये करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल अब मैं पढ़ाई के बारे में बता रही हूँ, खुद जब मैं तैयार करती हूँ लेक्चर तो मैं बताऊँगी मैंने ये सबसे पहले बताना है, मैंने ये सबसे पहले, तो ये सेल्फ टॉक में आता है और ये नॉर्मल कंसिडर की जाती है। सो ये देखें यहाँ पे कॉन्टेक्सचुअल फैक्टर यहाँ पे आ गए जो कि बिहेवियर को डेविएंट और जो है नॉर्मल से डिफर कर रहा है। इसके बाद अगर मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल दूँ इन ऑर्डर तो मैं ये पूरा टॉपिक को सम अप करूँ तो ये हमारे पास ये नाइगर रिवर की आ जाती है एग्जांपल। अब आप यहाँ पे ये देखें कि ये इंडिविजुअल्स है जो कि नाइगर रिवर के पास रहते हैं, वुडेबल ट्राइब के। अब ये जो है ये बेसिकली ये मेल्स हैं। इन्होंने क्या किया, इलेबोरेट मेकअप और कॉस्ट्यूम्स पहनी है इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट वुमेन विच इज़ कंसिडर एज deviant behavior in our culture but it is considered normal in that culture। अगर हम वेस्टर्न या ईस्टर्न की बात करें तो ये बिहेवियर है, ये बिहेवियरल नॉर्म्स और को ब्रेक आउट करा और हम इसको एबनॉर्मल तौर पे जज आउट करेंगे। सो यहाँ पे हमारे पास आ जाती है डेविएंस की एग्जाम्पल। ठीक है, आप ये सारा देख सकते हैं, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। ये एक एग्जाम्पल काफ़ी है और बाकी जो मैंने एग्जाम्पल्स दी हैं वो भी आप वैसे पुट कर सकते हैं एडिशनल या जो कॉन्सेप्चुअल एग्जाम्पल्स हैं उनके तौर पे। इसके बाद हमारे पास डिस्ट्रेस आ जाता है। डिस्ट्रेस जो है वो अब जो साइकोलॉजिस्ट है, जो क्लिनिकल थेरेस्ट है, वो क्या कहते हैं कि कोई भी बिहेवियर उस वक्त तक एबनॉर्मल नहीं कंसिडर किया जाएगा जब तक वो डिस्ट्रेस या फिर हमारे पास एंजाइटी या डिप्रेशन कॉज ना करें। अब एक सर्टेन बिहेवियर है, जब तक वो हमारे लिए हार्मफुल नहीं होगा हम लोग उसको डायग्नोस नहीं करते क्योंकि वो नॉर्मल नहीं कंसिडर हो जाता है। अगर वो हार्मफुल है, अगर वो मेंटल हेल्थ को एक इंडिविजुअल की डिस्ट्रॉय कर रहा है तब वो एबनॉर्मल में कंसिडर होगा। सो यहाँ पे हमारे पास सेकंड पॉइंट 4Ds में आ जाता है डिस्ट्रेस। यहाँ पे उन्होंने बड़ी अच्छी एग्जांपल दी है। यहाँ पे देखिए थर्ड लाइन में लिखा है, कंसिडर द आइस ब्रेकर्स, अ ग्रुप ऑफ पीपल इन मिचेंग हु गो स्विमिंग इन लेक्स थ्रू आउट द स्टेट एवरी वीकेंड फ्रॉम नवंबर थ्रू February। द कोल्डर द वेदर द बेटर दे लाइक इट। अब यहाँ पे आप एग्जांपल दे सकते हैं। यहाँ पे कि जो आइस ब्रेकर्स हैं वो क्या करते हैं, मिचेंग वहाँ की लेक का नाम है। कौन से वेदर में, नवंबर से लेकर February तक, जब आपको पता है कि बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल की ठंड होती है, वो उस लेक में, उस ठंडे पानी में जो है वो स्विमिंग करते हैं। अगर आप ये देखें तो ये बिहेवियर जो है वो डिस्ट्रेस कॉज कर रहा है, वो उनके अंदर डिस्कम्फर्ट और सफरिंग कॉज कर रहा है। अब यहाँ पे डिफरेंट रिमार्क्स लिखे हुए हैं कि एक मेंबर है, एक मैन है इस ग्रुप का जो कि मेंबर कंसिडर किया गया और वो 17 ईयर्स से इस ग्रुप में शामिल है और वो उसने ये स्टेटमेंट दिया कि मुझे नेचर के अगेंस्ट जाना बहुत ही ज़्यादा पसंद है, मुझे चैलेंजिंग चीज़ें करना बहुत ज़्यादा पसंद है। इसी तरह एक 37 ईयर्स ओल्ड जो है वो लॉयर है, वो ये बिलीव है उसका कि मेरे जो हेल्थ पे सर्टेन शॉक्स जो मैं वीकली दे रही हूँ ये बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, ये मुझे पाक साफ करें, जैसे यहाँ लिखा है इट क्लिनसेंस मी, और वो ये कह रही है इट पर्क्स मी अप एंड गिव्स मी स्ट्रेंथ। सो यहाँ पे हम बताने का ये मकसद है कि ये बिहेवियर जो है ये इमोशनल सफरिंग और डिस्कम्फर्ट को क्या कर रहा है, इंडिविजुअल्स के अंदर प्रोवोक कर रहा है और वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं डिस्कम्फर्ट और सफरिंग को। Or if a person's thoughts or behavior lead to significant distress or unhappiness, it may indicate as an abnormal behavior or condition। तो यहाँ पे आप ये एग्जांपल दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं some people who function abnormally maintain a positive frame of mind। Consider once again Alberto, the young man who hears mysterious voices। Alberto does experience distress over the coming invasion and the life changes he feels forced to make. But what if he enjoys listening to the voices, felt honored to be chosen, loved sending out warnings on the internet, and looked forward to save the world? Shouldn't we still regard his functioning as abnormal?
अब वहाँ पे ये जो है ना, एल्बर्टो को मैं आपको पहले बता देती हूँ, ये इस चैप्टर के स्टार्ट के अंदर जो है उन्होंने एक केस स्टडी दी हुई है। उसके अंदर उन्होंने कहा है कि एल्बर्टो एक इंडिविजुअल है, एक यंग जो है वो मैन है, उसको आवाज़ें सुनाई देती है, वो बैठे बैठे उसको हेलोसिनेशंस होता है। अब हेलोसिनेशंस क्या होती है वो आगे जाके हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन बेसिकली ये 3 सेंसेस पे होते हैं। जैसे दिखता हमें एक इंडिविजुअल है, उसको देखने में उसको अननोन चीज़ें दिख रही होती है जो दूसरे इंडिविजुअल्स को ना दिखाई दें। जैसे हम कहते हैं कि कोई चीज़ या कोई साए वगैरह इसको दिख रहे हैं, तो वो हेलुसिनेशंस में हम काउंट करते हैं। फिर उसके बाद जो है हेयरिंग के अंदर प्रॉब्लम आ रही हो, या जो फीलिंग है या उसको महसूस हो रहा हो कि इसके पीछे या आगे कोई है या कमरे में कोई मौजूद है, तो ये हेलुसिनेशंस के अंदर आता है। सो एल्बर्टो जो था वो एक इंडिविजुअल था, उसको भी हेलुसिनेशंस होती थी, उसको आवाज़ें सुनाई देती थी, और वो आवाज़ें जो हैं वो उसको तंग करती थी, परेशान करती थी। वो उसको कहती थी कि तुम ये चीज़ करो, तुम ये चीज़ करो, अगर तुमने ये ना की तो उसको लगता था कि ये बुरा होगा। अब यहाँ पे उन्होंने उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट बताया कि अगर एल्बर्टो जो है उस आवाज़ों को पॉजिटिव में लें और उसको अपनी ग्रोथ के लिए और सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए यूज़ करें, तो क्या अभी ये एबनॉर्मल कंसिडर की जाएगी? तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताएं कि क्या आपके लिए ये चीज़ें एबनॉर्मल हैं अगर वो आवाज़ें उसको पॉजिटिव चीज़ की तरफ लेके जा रही है। इसके बाद हम डिसफंक्शन को करते हैं। अब ये DSM के अंदर जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट और क्रूशल फंक्शन है, एक फैक्टर है, कंपोनेंट है। अब DSM क्या होता है? DSM मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, आगे हम अगली वाली वीडियोस में डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। लेकिन डिसफंक्शन क्या होता है? डिसफंक्शन बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, जिसके अंदर इंडिविजुअल जो है वो नॉर्मल फंक्शन या डेली रूटीन टास्क जो है वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा। अब इसके अंदर एक इंडिविजुअल की अगर हम एग्जांपल लें कि एक इंडिविजुअल जो है वो एंजाइटी या डिप्रेशन के अंदर है, और वो क्या कर रहा है कि सोसाइटी से कट रहा है, कोलैबोरेट नहीं कर पा रहा अपने टीममेट्स के साथ, पुअर जो है वो उसका बिहेवियर है टूवर्ड्स प्रोफेशनल सेटिंग्स, तो ये क्या है, डिसफंक्शन के अंदर जाएगा, क्योंकि वो जो है अपनी डेली रूटीन से हटकर कोई काम कर रहा है। और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है हमारे पास जब हम एक इंडिविजुअल को डायग्नोस करते हैं कि ये इंडिविजुअल एबनॉर्मल है कि नहीं। अगर वो डेली रूटीन के फंक्शंस नॉर्मली परफॉर्म नहीं कर पा रहा होता है, तो वो हम उसको मोर इट लीड्स मोर टूवर्ड्स एबनॉर्मल या एबनॉर्मेलिटी। अब ये देखें, इन्होंने एल्बर्टो की जो है वो केस स्टडी को उन्होंने उसके अंदर से वो फैक्टर निकाला है कि ये जो है एल्बर्टो ने क्या किया था, उन आवाज़ों की वजह से वो परेशान होता था, उसने अपनी जॉब भी छोड़ दी थी, उसने अपनी फैमिली को भी छोड़ दिया था, और वो सोसाइटी से भी विदड्रॉ हो गया था, और प्रोडक्टिव लाइफ उसने नहीं जी थी। इसके बाद हमारे पास डेंजर आ जाता है। अब ये बड़े मज़े का कॉन्सेप्ट है डेंजर, जिसके अंदर हम ये देखते हैं कि एक इंडिविजुअल जो कि खुद को भी नुकसान पहुंचाने के अंदर ससेप्टेबल हो, और एक दूसरे इंडिविजुअल को भी नुकसान पहुंचाने के लिए ससेप्टेबल हो। जैसे this involves behavior that pose a risk to oneself or others. If a person's action could potentially lead to harm either to himself or to those around them, it may be considered abnormal. आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि हमारे पास जो है वो एल्बर्टो, उन्होंने दोबारा केस स्टडी की है कि वो डेंजरिंग है both himself with his diet and others with his build up of arms and ammunition. अब जो है यहाँ पे एल्बर्टो की उन्होंने इस तरह दी है कि एल्बर्टो जो है वो किस तरह उसके लिए अपने लिए भी नुकसानदेह है कि वो सोसाइटी से कट के रह गया था, और जो है वो डाइट भी प्रॉपरली नहीं ले पाता था। ठीक है, और अदर्स के लिए ये कि जो है वो अदर्स को जो अगर वो आवाज़ें जो है एल्बर्टो को कह रही हैं कि तुमने इस बंदे को मार डालना है, अपनी फैमिली के इस मेंबर को मार डालना है, तो वो उसको मार डालेगा। सो ये दूसरे के लिए भी डेंजर है और उसके अपने लिए तो है ही है। इसके बाद अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ, तो शिज़ोफ्रेनिया एक जो है वो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, ये डेंजर के अंदर चले जाता है। बाइपोलर डिसऑर्डर है, ये डेंजर के अंदर चले जाता है। ड्रग और अल्कोहल एक्सेसिबिलिटी जो है, या एक्सेस जो इनटेक ऑफ ड्रग या अल्कोहल, ये भी डेंजर के अंदर चले जाता है। अब हम जो है ना यहाँ पे इसका नॉर्मली ट्रीटमेंट डिस्कस करेंगे कि हम जो है वो ट्रीट किस तरह कर सकते हैं। ट्रीटमेंट को हम थेरेपी भी कहते हैं एबनॉर्मल बिहेवियर की। सो यहाँ हम इन शॉर्ट ही डिस्कस करेंगे। ट्रीटमेंट आपको पता होना चाहिए कि ये एक सिस्टमेटिक प्रोसीजर, जैसे ये साइड इन्फो में लिखा हुआ है, डिज़ाइन टू चेंज एबनॉर्मल बिहेवियर इनटू मोर नॉर्मल बिहेवियर, सो इट इज़ ऑल्सो नॉन एज थेरेपी।
अब यहाँ पे जो है ना, जेरोम फ्रैंक है, उन्होंने अपनी 3 एसेंशियल फीचर्स दिए हैं थेरेपी के अंदर। सो उन्होंने सबसे पहले कहा है कि हमारे पास एक सफ़रर होना चाहिए, एक क्लाइंट होना चाहिए जो कि एक सर्टेन डिजीज़ से या एक सर्टेन जो साइकोलॉजिकल स्टेट जो है, नेगेटिव साइकोलॉजिकल स्टेट, उससे गुजर रहा हो। उसके बाद उन्होंने सेकंड फैक्टर कहा है कि हम ट्रीटमेंट के लिए हमें एक ट्रेंड हीलर चाहिए होता है, सोशली ट्रेंड एक्सेप्टेड हीलर चाहिए होता है, जो कि उस सफ़र को उस जो उसके डिसऑर्डर से है उसको बाहर निकालना। और उसके बाद उन्होंने कहा है कि हमें जो है वो सेशंस लेने की ज़रूरत पड़ती है, लाइक अ सीरीज़ ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द हीलर एंड द सफ़र थ्रू द हीलर, through which the healer tries to produce certain changes in the sufferer emotional states, attitudes and behavior. So guys, आज के लिए इतना ही। इससे अगली वाली वीडियो में जो है हम लोग डिस्कस करेंगे हिस्ट्री, ठीक है, पास्ट के अंदर हिस्ट्री किस तरह एबनॉर्मल बिहेवियर जो है वो किस तरह पास्ट लाइफ्स के अंदर कंसिडर किया जाता था, एंशिएंट व्यू और ट्रीटमेंट, हम यहाँ पे ये सारा चीज़ें देखेंगे और आगे डिस्कस करेंगे। सो आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल सो दैट यू कैन स्टे ट्यून एंड रिमेन अपडेटेड फ्रॉम माई अपकमिंग वीडियोज़।